अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मशरक़ वुस्ता की सिचुएशन को लेकर हम देख रहे हैं कि नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपने देखा कि CDF यानी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान के बाद नई खबरें सामने आ रही हैं। यकीनन पाकिस्तान एक मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप चाहता है ईरान के साथ, और यकीनन डी एस्केलेशन को भी इनिशिएट करने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ अमेरिका की रियासत में इस वक्त भी जो रियासती बयानात आ रहे हैं उसमें जारियत जारी है। उनका कहना है कि ईरान पे नई पाबंदियां लगाई जाएंगी और बिलखुसूस उनके जिन शोबाजात को हाईलाइट किया गया है उसमें डिजिटल असासे शामिल हैं, टेक्नोलॉजी, गोल्ड और इसके अलावा उनकी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं। लेकिन हाई लेवल इंगेजमेंट्स ऑफ द CDF इन तेहरान इज़ पॉइंटिंग टू अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। इसमें कोशिश की जा रही है कि कमिटमेंट जो इस्लामाबाद MOU में दिए गए थे उसकी दोनों ममालिक एक तरह से कुछ पेशरफ्त हो, उसकी पासदारी कर पाएँ। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेकर और इन मामलात को लेकर ऐसा नहीं लगता कि सिचुएशन अभी पूरी तरह इन कंट्रोल है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी को हिंडर कर रहा है, ख़ास तौर पे आपका जो आपसी इस्तेहकाम है और आपसी भरोसा है उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद धचके लगे हुए हैं एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ रिफ्ट। लेकिन बहरहाल जी कोशिशें जारी हैं और ख़ास तौर पे इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेकर जो आपसी इख्तिलाफ़ात हैं वो किसी नहज पे पहुँचे। इसमें पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ बीइंग लेड बाय पाकिस्तान। दूसरी तरफ अगर लोकल ख़बरों की तरफ देखते हैं, आपके पास एक के बाद एक फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से भरे वाक़यात की फ़हरिस्त लंबी होती चली जा रही है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे रावलपिंडी में हिना जावेद के मर्डर केस के हवाले से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो नहीं हुई हैं लेकिन लोगों का गम और गुस्सा सामने आ रहा है। जिस तरह इस केस की मज़ीद डिटेल सामने आती हैं तो लोग इस बात पे हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है हिना जावेद का जो हस्बैंड है, जो कि प्रूफ होता है कि उनका तशद्दुद भी था, बेईमाना फ़िज़िकल एंड इमोशनल टॉर्चर से वो गुज़र रही थी। उसमें नज़र ये आता है कि ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, ही इज़ हाईली अनस्टेबल एज़ वेल, और वो पाकिस्तान के एक बड़े मुस्तनद यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ा भी रहे थे। उनको वहाँ से बरतरफ़ किया गया, लेकिन शायद फैमिली ने इसको ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी बाकायदा जो उनकी बैकग्राउंड की वेटिंग है वो की जाती है। इज़ ऑलरेडी बिन डिवोर्स्ड। लेकिन अहम बात ये भी थी कि इस शादी को सिर्फ 10 माह गुजरे थे एंड हिना एज़ यू नो उनके प्रोफाइल से जो नज़र आता है वॉज अ वेरी स्टेबल, अ वेरी मेच्योर वुमन ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन किस तरह चंद ही महीनों में आपको इतना ज़दोकोप किया जाता है दैट यू हैव नो एजेंसी। ये केस हमारे सामने है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनके उस मुलाजिम का बयान सामने आया है जो कि नई पेचीदगियाँ इस केस में लेकर आता है। सबसे पहले तस्वुर ये किया जा रहा था कि हिना के हस्बैंड ने उनको खुद मारा है, लेकिन फिर कहा गया कि शायद वो ज़िंदा थी और वो क्योंकि रेजिस्ट कर रही थी इस अटैक को तो इस मुलाजिम को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर उनको मारा है। लेकिन फैमिली कुछ हद तक ये भी इंकशाफात कर रही है कि ही वॉज लर्ड टू बी गिवन 1 लाख रुपए और इसके एवज उन्होंने अकेले ही ये काम किया है। सो इस वक्त देयर आर 3 वर्जन्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये क्या मामला है। आगे बढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला इंसाफ को प्रिवेल कराए और ख़ास तौर पे ये एक के बाद एक जो इस तरह के वाक़यात हैं ये हमें पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसमें कहाँ कहाँ आपको कमियाँ नज़र आ रही हैं। एक ख़ातून जो कि ज़िंदगी भर पढ़ती है, लिखती है, अपने किसी भी शोबे में आगे बढ़ रही है, अपनी फैमिली का ख्याल रख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी इज़ मेट विद दिस फेस। कहीं ना कहीं बतौर माशरा हमें अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि हम क्यों ख़वातीन को झोंकते हैं इस किस्म की शादियों में और वो फिर इसको निभाना क्यों ज़रूरी समझती हैं। इस वक्त आई थिंक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो लाइज विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली ऑफ हिना जावेद कि क्या वो बिल्कुल ही बेखबर थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वी आर गोइंग टू टेक दिस अप अगैन लेटर, लेकिन इस वक्त ज़रा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में एक वेलकम करते हैं डॉक्टर अम्मारा को। डॉक्टर अम्मारा अशफाक इज़ अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट फिजिशियन, और इनसे थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में भी जानेंगे और कुछ मालूमाती चीज़ें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लाइक एवरीथिंग एल्स यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन है और गैप्स मौजूद हैं। पीपल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉस्टली मिस्टेक्स। सबसे पहले जहाँ हम सोशल बिहेवियर्स की बात कर ही रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो अम्मारा। थैंक यू सो मच। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि
although a lot of these so-called whitening systems have changed their appeal और उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज करके politically correct होने के लिए अपने आप को glow and brightening का नाम दे दिया है, but our obsession with fairness, has it decreased in any way? To be honest, it's a very sad reality. और ये अब से नहीं, बहुत सदियों से चली आ रही है. बट अब जिस तरह से अपकमिंग न्यू जनरेशन है, तो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, और सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अब जो हमारी जो ख़वातीन हैं और इवन जो मर्द हजरात हैं, वो थोड़ी बहुत अवेयर हैं इस बात के कि हर चीज़ जो है वो गोरा रंग, चमकती रंगत नहीं है. टू हैव अ हेल्दी स्किन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. But I observe the other way around, Dr. Amara. अगर हम देखें, हमारा obsession with clear glass Korean skin has actually reached new bounds. और ख़ास तौर पे जिस किस्म के filters और advertising चले, आपने main stream advertising में लोग थोड़ी responsibility लेने लगे, लेकिन social media पे तो अभी तक उसी तरह के claims हैं. और लोग कहते हैं कि जी ये एक्टिव्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो आपके हाइलुरोनिक एसिड्स हैं, नियासिनामाइड है, आर्बुटिनिन है, पीपल थिंक दैट दे कैन एक्चुअली लाइटन देयर स्किन शेड. दैट इज़ ट्रू. एक्चुअली सिद्रा, देखें, पहले तो स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आई एम श्योर हमारी मदर्स जो हैं वो हमें अगर कोई एक्ने के इशू हुआ करते थे बचपन में, तो दे वुड नॉट से कि चलो बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चलो एंड लेट्स गेट योर स्किन फिक्स्ड, और हम जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स लेते हैं. बट अब माएँ लेके आती हैं बच्चियों को, और एंड दिस इज़ लाइक, कहते हैं ना कि एक छोटा छोटा कतरा ही मिल के समंदर बनाता है. अगर ये कॉन्सेप्ट भी लोगों में है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, एटलीस्ट दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन. सो इफ़ अ पेशेंट कम्स टू मी नाउ कि मुझे फ़लाँ रंगत चाहिए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको राइट ट्रैक पे लेके जाना. Again, how many of your and again now I'm talking about fraternity, there are all kinds of people out there in the world. आपको क्या लगता है कि हमारे इस फील्ड में कितनी ethical practices हैं? Because some people are money makers, they would give you the most extreme of treatments. मुझे ये बात भी हैरत अंगेज़ लगती है कि कई बड़ी आम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात that can for the time being give you great skin, उसके जो hormonal और आपकी well-being पे impact है वो डिस्कस भी नहीं होता, especially if these are young girls who one day want to have a family. डेफिनेटली डेफिनेटली. देखिए, फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रीम मेडिकेशंस हैं, लाइक आइसोट्रेटिनाइन फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी पेशेंट को आइसोट्रेटिनाइन पे डालते हैं, वी से दैट इट नीड्स अ 6 months पीरियड के जो है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड चाहिए. तो अब अच्छी बात ये है कि जो एक चैट जीपीटी और जो एक गूगल हमारी जो मम्मी बन गई है, तो नाउ पीपल पुट लाइक कोई मैंने मेडिकेशन दी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अंधाधुन उस चीज़ को रिलाई करेंगे, वो खुद भी जाएंगे और वो सर्च भी करेंगे. और अब जैसे बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो कॉस्मेटिकल कंपनीज़ हैं, दे हैव देयर मीडिया पेजेस, और उसमें वो आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देते हैं, उसमें वो आपकी तरीका इस्तेमाल भी बता देते हैं, और उसमें वो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी बता देते हैं. तो लोग अब थोड़ा थोड़ा सर्च इस बात को करते हैं. लेकिन डिस्पाइट दैट, डोंट यू फील दैट दिस डिज़ायर टू बी फेयर एंड लवली इज़ सो हाई कि अगर कोई उनको बता भी रहा है कि इसके लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं, people are willing to take that risk. मुझे ये बताएं कि for a lot of aesthetic treatments, people are literally shopping and hopping from one clinic to the other. Yes. और लोग अपनी history भी maintain नहीं करते, and sometimes they don't even disclose what all they have done. Exactly. आपके पास जब आते हैं and if you're dubious या even with your practice and experience you can tell कि भाई इसने बहुत कुछ कराया हुआ है, या I need to know more about the patient's history and they're not giving you details, तो आप क्या करती हैं फिर डॉक्टर मारा? देखिए, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है सिद्रा कि एक ही घर से हमारे पास 2 पेशेंट्स आ रहे होते हैं. एक भाभी होती हैं और एक नंद होती हैं, एंड दे से कि आपने जो हमने ट्रीटमेंट करवाया आपने वो उनको नहीं बताना. ठीक है, विच आई अंडरस्टैंड. ऑफ कोर्स इज़ द डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये हम सबको मेंटेन करनी होती है. बट ये कि बहुत छुपाना, एक्सट्रीम्स पे जाना, मे बी इफ़ यू गो टू अ क्वैक, मतलब आजकल गली गली में जैसे खुले हुए हैं क्लिनिक्स एंड दे आर मिंटिंग मनी, एज यू सेड, राइटली सेड. लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो कि सर्टिफाइड होगा, वो कभी भी अपनी रेपुटेशन चंद पैसों के लिए दाव पे नहीं लगाएगा. लेकिन हमारा फिर एक सवाल पैदा होता है कि हम दुनिया के बॉलीवुड, हॉलीवुड, इवन हमारे अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जब केसेस बिगड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, चाहे वो फिलर्स हों, ओवरफिल्ड पिलो फेसेस बन जाते हैं. और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि इनके पास पैसों की, वसाइल की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है,
हाउ एंड व्हेन डू दे गो रॉन्ग? क्या ये डॉक्टर्स गलत प्रैक्टिस करते हैं, इनकी खुद ऑब्सेशन इतनी होती है कि यू कांट से नो टू देम? व्हाट हैपेंस, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? सो व्हाट हैपेंस इज़ कि देखिए मैं सबको, जब मेरे पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनको एक बात समझाती हूँ कि एस्थेटिक्स बेसिकली क्या है कि एक ग्लास पानी का है, आपने इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई, ये थोड़ा मीठा होगा, 2 चम्मच मिलाई, इससे ज़्यादा होगा। सो द अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इन, इट गेट्स ऑन टू अनदर लेवल। अच्छा, ऑब्सेशन यहाँ पे आता है कि जब किसी को पता चलता है कि अगर मैं इतने पैसे, फॉर एग्जांपल यू से 10,000 15,000 में ये ट्रीटमेंट कराऊँ तो मैं ऐसी दिख सकती हूँ, ठीक है, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। इसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, BDS, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि एक पेशेंट जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और खुश नहीं होगा अपनी अपीयरेंस से, ठीक है, एंड नो मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, और आप उसको जितना भी अच्छा कर दें, चाहे उसकी रंगत, बेशक देयर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु से कि हमें गोरा करना है, तो एट टाइम्स आई लुक एट देम एंड आई से कि यार आप तो ऑलरेडी इतने फेयर हैं, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, एंड जैसे कि नहीं हमें थोड़ा सा और करना है, तो ये एक ऑब्सेशन होता है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें एक और एलिमेंट ये भी है कि जिसको हम कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसी तरह आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, एजिंग एंड द इफ़ेक्ट ऑफ इट, जैसे अगर आपने पहली दफ़ा आपकी उम्र 35 साल है और कोई ट्रीटमेंट कराया, तो जो रिज़ल्ट्स आपको मिले जब बाय द टाइम यू विल बी 42 45, आप बेशक वही ट्रीटमेंट रिपीट कराएं, योर स्किन हैज़ उसमें लैक्सिसिटी भी आ गई है, आपने नेचुरली एज भी किया है, लोग उसको अकाउंट नहीं करते, वो वहीं पे रुक जाना चाहते हैं, एंड मे बी दैट्स व्हेन दे स्टार्ट ओवर डूइंग इट। हाँ, एक्चुअली जो हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आता कि इंस्टेड कि यू रीच एट द एज ऑफ 30-35, आप डायरेक्ट यू जस्ट ड्रॉप एट अ क्लिनिक एंड आप से कि मुझे जो है वो बोटॉक्स भी करना है, फिलर्स भी करना है और हाइफू भी करना है और मुझे एंटी एजिंग की सारी चीज़ें करनी है। अगर आप 20-25 की एज में एक अच्छी स्किन केयर रूटीन मेंटेन कर लें, तो वो चीज़ें जो आपको बहुत जल्दी प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे, आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ थोड़ी सी एक नेग्लिजेंस होती है कि स्किन केयर जो है वो 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक तो स्किन केयर कोई बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी आपने एक नॉर्मल से साबुन से फेस वॉश किया और घर में जो भी मॉइस्चराइज़र हुआ वो फादर भी वही इस्तेमाल करेंगे, बच्चे भी वही इस्तेमाल करेंगे, मदर भी वही इस्तेमाल करेंगी। और एक वो एक्सट्रीम होती है कि उनकी डे रूटीन भी, उनकी नाइट रूटीन भी, और 5 स्टेप्स की रूटीन है। यस, 5 to 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, कोरियन चाहिए, ये टोनर चाहिए, दीज आर 2 एक्सट्रीम्स। सो आई ऑलवेज टेल द पेशेंट्स कि आप जब बच्चे या बच्चियाँ बाय द एज ऑफ 18 to 20-23 की एज में होते हैं, दे शुड हैव अ वेरी सिंपल स्किन केयर रूटीन। उसमें सिर्फ 4 चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका अच्छा फेस वॉश हो गया, देन इट्स गोइंग टू बी योर एक्टिव ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्नी स्टार्ट हो रही है, यू कैन यूज सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पोर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप उसमें नाइसिनामाइड विद जिंक शामिल कर सकते हैं। देन मॉइस्चराइज, रिगार्डलेस इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली और इट इज़ ड्राई, मॉइस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज़, प्रोटेक्ट किससे करना है? सनस्क्रीन। सो दीज आर जस्ट 4 वेरी सिंपल थिंग्स यू हैव टू डू। स्टार्ट विथ क्लिनजिंग, देन आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा हाइलुरोनिक एसिड, यस, इफ योर स्किन इज़ वेरी ड्राई, यू कैन द प्रॉब्लम दैट यू हैव, अगर आपकी एक्ने इज़ योर प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन इज़ योर प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सोल्यूशन। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें आप घर में प्लीज़ अटेम्प्ट ना करें। घर में लोग माइक्रो नीडलिंग प्लीज़ अटेम्प्ट ना करें, घर में लोग पील्स खुद करना अटेम्प्ट ना करें, यू कैन हैव सिवियर बर्न्स एंड मार्क्स। तो ये चीज़ें प्रोफेशनल्स पे छोड़ दें, एंड बाय नो मीन्स कोई भी ट्रीटमेंट आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को अंडू नहीं करेगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अ गुड प्रॉपर डाइट, सोना, स्ट्रेस को मैनेज करना, मूवमेंट लेके आना, ऑल दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर अमारा फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।